हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था, ये पेपर हुआ था आपका 6 दिसंबर 2025 को। उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा था, डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा था, जिसमें 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुका हूँ। आज ये जो लेक्चर होगा ये होगा पार्ट 3 आपका। ठीक है, तो इसके पहले मैं इसमें जो 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ताकि प्रीवियस क्वेश्चन की आपको जानकारी हो पाए और आप करेक्ट सोल्यूशन तक पहुँच सके। ठीक है, आज पार्ट 3 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 91 के आगे जो है बात करने वाले हैं, मतलब 91 के आगे मतलब 91 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिखकर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप केवीएस या एनबीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें केवीएस या एनबीएस का फॉर्म निकला हुआ है। अगर आपने उस फॉर्म को भर दिया है, उससे संबंधित आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुष्मान क्लासेस में इससे संबंधित कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है एलटी ग्रेड, अगर हम लोग बात कर ले एलटी ग्रेड मेंस के लिए, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ जो है जीआईसी लेक्चरर की अगर बात कर ले, यूपी जीआईसी लेक्चरर की बात कर ले, या यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर ले, इन सारे चीज़ों के लिए जो कोर्सेज आप हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। 8128618579, इस पर आप व्हाट्सएप करके किस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग बात करने वाला 91 से। अभी तक हम लोग 90 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 91 से स्टार्ट करेंगे। आज आ रहा है सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है 1 + x और साथ में y dx है, और +1 - y, तो उसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास हो जाएगा y - 1 और कितना हो जाएगा x dy हो जाएगा। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम लोग x को अलग कर लेंगे, y को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 + x, और इसके नीचे यहाँ से ये वाला x मैं लेफ्ट में ले लूंगा, और साथ में मेरे पास कितना हो जाएगा dx। राइट हैंड साइड में मेरे पास हो जाएगा y - 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा y, और साथ में कितना हो जाएगा dy। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको अगर सेपरेट कर लूँ, ये 1/x dx हो जाएगा, 1/x dx और +1 dx हो जाएगा। और साथ में इसको आप चाहे तो लेफ्ट में ले लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम लोग लेफ्ट में ले लें तो ये कितना हो जाएगा, y/y मतलब 1 dy का मतलब इधर इधर ही लिख लेते हैं। चलिए, 1 dy और -1/y dy, इस तरीके से ये हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 1/x का कितना हो जाएगा हमारे पास, log x हो जाएगा, और dx का x इंटीग्रेशन हो जाएगा। dy का कितना हो जाएगा y, -1/y का कितना हो जाएगा log y, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। log x प्लस log y को हम लोग लिख देंगे log ऑफ x इंटू वाई। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा, ये जाएगा -x, और वहाँ बचेगा +y, और क्या बचेगा +c। तो यहाँ से हम लोग एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स वाई को लिख सकते हैं, एक्स वाई कैन बी रिटन एज e⁻x + y और +c। तो थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे e⁻x + y और इंटू e⁻c को कोई नया कांस्टेंट कैपिटल सी दे देते हैं। ये तो कांस्टेंट ही है, कैपिटल सी बोल देते हैं इसको, कैपिटल सी e⁻x + y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल सी पावर -x + y हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। कहा जा रहा है इफ y इज इक्वल टू ax + b अपॉन cx + d देन d³ y अपॉन dx³ क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें y दिया गया है, y इज इक्वल टू ax + b अपॉन cx + d दिया गया है। ठीक बात है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर dy/dx पहले निकाल लेते हैं। मुझे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dy/dx की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर cx + d इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर कितना आ जाएगा a माइनस नोमिनेटर कितना हो जाएगा ax + b, और इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा c, और अपॉन डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, cx + d का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया dy/dx, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये हमें मिल जाएगा acx, ये हमें मिल जाएगा acx + ad। ठीक है, और कितना मिल जाएगा -acx और कितना मिल जाएगा -bc, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cx + d का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से ए सी एक्स कट जाएगा और हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, अपॉन कितना आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, तो जब दोबारा हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, ए डी माइनस बी सी तो कांस्टेंट है, वो तो कुछ करना नहीं है। यहाँ फार्मूला 1/x² के लिए लगेगा। 1/x² का डेरिवेटिव कितना होता है, -2/x³ होता है। ये आ जाएगा -2/x³। x³ का मतलब कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी एक्स प्लस डी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखिए पूरा का पूरा कांस्टेंट है, -2c और ए डी माइनस बी सी, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें 1/x³ का फार्मूला लगाना। 1/x³ का कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/x³, डी डी एक्स ऑफ 1/x³ मतलब x की पावर -3 का कितना हो जाएगा, -3/x की पावर 4, है ना, ये आ जाएगा -3/x की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, x की पावर 4 मतलब सी एक्स प्लस डी टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और सी एक्स प्लस डी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक सी और आ जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास हो जाएगा, काम करते हैं, सभी में देखिए माइनस है ना, सभी में माइनस है, एक काम करते हैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। पहले तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया है, अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और आ जाएगा बी सी माइनस ए डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये -3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, और सी इंटू सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी टू द पावर 4 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। आप चाहे तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस के लिए -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, फिर आपके पास आ जाएगा बी सी माइनस ए डी आ जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी की पावर कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 में डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये मॉड के भीतर जो क्वांटिटी है x² - 1, ये जीरो कब होगी, जब x इज इक्वल टू कितना होगा, +-1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको ब्रेक कहाँ पे करना है, ये -2 से कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, और इसके बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 1। तो हम लोग इसको इस इंटीग्रेशन को कहाँ कहाँ से ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे -2 से कहाँ तक जाएगा, -1 तक। ठीक है, फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा, और फिर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 3। अब हम लोग बात करें कहाँ पे पॉजिटिव लिखना है, कहाँ पे नेगेटिव लिखना है। 1 से 3 के बारे में बात करें, जैसे यहाँ से 2 उठा लेते हैं, 2 अगर इसमें पुट कर दे, 4 - 1 3 पॉजिटिव आ रहा है। -1 से 1 के बीच में 0 है, 0 इसमें अगर पुट कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और -2 से -1 में हम लोग -1.5 पुट कर दें तो ये आ जाए नेगेटिव आ जाएगा। -1 और -2 के बीच में कितना पुट कर दें, -1.5, -1.5 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25। ठीक है ना, 2.25 -1 पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब -2 से -1 में ओपन करना है तो पॉजिटिव ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा मतलब x² - 1 dx ओपन होगा। फिर -1 से 1 के बीच में क्या ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव का मतलब 1 - x² हो जाएगा, ये था x² - 1, नेगेटिव का मतलब 1 - x²। 1 से 3 के बीच में बात करें पॉजिटिव ओपन होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x² - 1 d। बस नॉट हट गया। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² का आ जाएगा x³/3। ठीक है, और लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, -2 से, फिर माइनस ये x हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, -2 से -1, प्लस 1 का कितना हो जाएगा x, और लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 से +1, फिर माइनस x² का हो जाएगा x³/3, और लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 से +1, फिर यहाँ पे x² का कितना हो जाएगा, x³/3, और लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 से 3 हो जाएगा, -1 का कितना हो जाएगा x, और लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 से 3। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1/3, और -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -2 का क्यूब कितना होगा, -8, यहाँ पे आ जाएगा +8, फिर माइनस यहाँ पे -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
और यहाँ पे ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1/3 और ये 1 का क्यूब 1 और -1 का क्यूब -1 आएगा, मतलब +1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/3 और ये आ जाएगा 27 - 1 26 आ जाएगा। फिर 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक बात है। तो 8 - 1 हमारे पास कितना आ गया, 7/3। क्या आ गया, 7/3। 2 - 1 कितना हो गया, 1, मतलब -1 हो। फिर कितना हो गया, +2 हो गया। फिर 2/3 हो गया, -2/3 हो गया। और यहाँ से 26/3 हो गया, 26/3 और साथ में कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा। और 7/3 में से 2 गया, 7 - 2 कितना हो गया, 5। 5 और 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31/3 ये आ गया और माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। 31 में से 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। 28/3 इसका आंसर आ जाएगा। 28/3 के साथ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे जो क्वेश्चन होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की। तो कहा जा रहा गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, वन इज लेवल्ड एट असर्शन एंड अदर इज रीजन। मतलब यहाँ पे एक असर्शन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। ये सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x² + x - 3 to the power 19 इज इक्वल टू -1। देखिए इसके एक्सपेंशन में कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी आएंगे। ठीक है, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का अगर जब सम हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या निकालना हो, सम निकालना हो, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट निकालना हो इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करके निकालना पड़ेगा। 1 + 1 2, 2 - 3 -1, -1 की पावर 19 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है। ये कहना सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इज -1, जो कि ट्रू है। अब बात कर लेते हैं सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y रेज टू n इज 2 रेज टू n। कह रहे हैं कि इसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम है वो कितना आएगा, 2 रेज टू n आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1, और कितना पुट करेंगे, y इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2 रेज टू n आ जाएगा। तो ट्रू तो ये भी है, बट क्या ये जो है, क्या इसके हेल्प, क्या ये इसकी व्याख्या करता है, क्या ये रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, नहीं, ये असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है ना। कोई ऐसा फार्मूला नहीं दे रहा जिसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ ट्राइनॉमियल है, ये बाइनॉमियल है ना, तो यहाँ पे इसका कोई लिंकिंग नहीं है कि इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कोई लिंकिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला एक जैसा दोनों में लग रहा है, बट इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं, असर्शन आर रीजन बोथ आर ट्रू बट आर इज रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये सही ऑप्शन है, मतलब ए तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बी में कह रहे हैं ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ये तो गलत है। ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, ये भी गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, नहीं, ये गलत है। तो मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। कहा जा रहा फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सिग्मा un वेयर un इज इक्वल टू 5 रेज टू n अपॉन 4 रेज टू n + 5 रेज टू n इज डाइवर्जेंट। ठीक है, देखिए अगर इसको डाइवर्जेंट चेक करना है तो एक नेसेसरी कंडीशन होता है सीरीज को चेक करने का। नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी, नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब उस समय हमारा जो सिग्मा un होगा वो नॉट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो आइए जरा इसका लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं पहले। तो अगर हम इसकी लिमिट चेक करें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप क्या करिए, 5 रेज टू n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 4/5 रेज टू n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट लगा दें तो ये नंबर चूंकि 1 से कम है, 1 से कम नंबर की पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो किधर की तरफ जाएगा, वो 0 की तरफ जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है मतलब नॉट कन्वर्जेंट है। ये कहने कि ये डाइवर्जेंट है, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो ओसिलेट वगैरह तो करेगा नहीं, दो ही ऑप्शन है, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो ये फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये डाइवर्ज करेगा, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, ये ट्रू है। दूसरी बात ये कह रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, जो है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग बात करें कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ट्रू बात है, ये ट्रू बात है। तो क्या इसके हेल्प से हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है, क्या हम लोग इसके हेल्प से ही निकाले, हाँ बिल्कुल इसी के हेल्प से निकाले, क्योंकि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0 तभी हम कह पाए
ये सीरीज हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये हो गया असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, ये तो गलत है क्योंकि दोनों ही सही हैं। बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये सही है। बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे कहा जा रहा है 96 में कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जनरल वैल्यू, यहाँ कुछ लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट आयोटा, जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट आयोटा इज 1/2 8n+1 इंटू एन आई। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें जनरल वैल्यू का मतलब जनरल वैल्यू निकालने की, इसकी लॉग अंडर रूट आयोटा की जनरल वैल्यू का मतलब ये हो गया, देखिए आप इसको कैपिटल लॉग से लिखते हैं। कैपिटल लॉग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसकी जनरल वैल्यू अगर लिखनी है कैपिटल एल से, तो ये हो जाएगा 2n पाई आयोटा और प्लस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है लॉग, लॉग के पास हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ अंडर रूट आयोटा, अंडर रूट आयोटा को हम लोग लिख देंगे आयोटा की पावर कितना 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा लॉग आयोटा। ठीक है, आयोटा को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे 1/2 कितना लिखेंगे ई की पावर आयोटा पाई/2, ई की पावर आयोटा पाई/2, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 90 कितना होता है 0 और आयोटा साइन 90 कितना हो जाएगा 1। हाँ ठीक है, आयोटा पाई/2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जनरल वैल्यू की हम लोग बात कर रहे थे, क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई आयोटा। ठीक है, प्लस और लॉग जब हम लोग इसका निकालेंगे तो देखिए लॉग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे लॉग ऑफ, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया आर ई की पावर आयोटा थीटा, जेड को आपने किस फॉर्म में लिख दिया आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ आर और क्या लिखते हैं प्लस लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से ये आ जाता है लॉग ऑफ आर का मतलब समझते हैं ना मॉड जेड, और प्लस ये आ जाएगा आयोटा थीटा आ जाता है। थीटा क्या है आपका, इसका आर्गूमेंट है, लॉग ऑफ मॉड जेड और प्लस आयोटा और कितना हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का है, ये जनरल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू में 2n पाई आयोटा और ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो जनरल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे थे। अब देखिए इसी फार्मूले से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास है आर, इसका मॉडुलस निकालना हमें, किसका, आयोटा का मॉडुलस तो कितना होता है 1 होता है, आयोटा का मॉडुलस कितना होता है 1 होता है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ लॉग ऑफ आयोटा, मान लीजिए लॉग ऑफ आयोटा हम निकालना चाहते हैं, तो आयोटा का जो मॉड है वो कितना 1 है, तो लॉग 1 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, और प्लस आयोटा और आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा, आई पाई/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आया ही आई पाई/2 इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये लॉग है हमारा, तो ये कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आयोटा पाई/2 और पहले से हमारे पास कितना है, बाहर कितना है 1/2 है, तो कुल मिला के हमारे पास ये कितना आ जाएगा आयोटा पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं आयोटा पाई/4 आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग 2n पाई कॉमन कर लेते हैं, तो पाई अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2n आयोटा भी कॉमन कर लेते हैं, आयोटा भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से पाई और आयोटा कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2n मिल जाएगा, 2n और प्लस 2n प्लस पाई आयोटा कॉमन कर लिया तो 1/4 हो जाएगा, आयोटा बाहर ले लिया है। तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा 4 दूना 8 ये हो जाएगा 8n+1 पाई आयोटा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8n+1 पाई आयोटा बाई 4 आना चाहिए। यहाँ तो n आयोटा, यहाँ पे पाई आयोटा हमारा आ रहा है, यहाँ पे n आयोटा आ रहा है, नीचे हमारा 4 आ रहा है, इनका 2 आ रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है ना, ये गलत है, इसकी जनरल वैल्यू ये नहीं आएगी, तो इसकी जनरल वैल्यू आ जाएगी 8n+1/4 और कितना आ जाएगा पाई आयोटा। ठीक है ना, ये इसकी जनरल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग बात कर लें कि ये पूछ रहे हैं जनरल वैल्यू ऑफ कॉस लॉग आयोटा की पावर आयोटा कितना होगा, आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हम लोग लॉग आयोटा की पावर आयोटा को लिखेंगे आयोटा लॉग आयोटा,
है ना। द वैल्यू ऑफ दिस इज आयोटा लॉग आयोटा, ठीक है। और आयोटा, और इसको हम लोग लिख देंगे लॉग ऑफ, और आयोटा को भी हम लोगों ने लिखा था। आयोटा क्या लिखा था हम लोगों ने, ई की पावर आई पाई बाई टू, ई की पावर आई पाई बाई टू। तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पाई बाई टू, और लॉग ई बेस ही तो 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस पाई बाई टू आ गया, कितना आ गया माइनस पाई बाई टू, लॉग आयोटा की पावर आयोटा। अब आगे कॉस लगा हुआ है, तो कॉस ऑफ क्या निकालना अब हमें, माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना। कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू, करेक्ट, ठीक है ना। कॉस माइनस, और कॉस माइनस पाई बाई टू आगे कितना हो जाएगा, कॉस 90, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या कहना है, द वैल्यू ऑफ कॉस लॉग आयोटा की पावर आयोटा है जीरो। ये तो ठीक आ रहा है, ये तो ठीक आ रहा है, ठीक है ना। एक बार और जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। आयोटा की पावर आयोटा मतलब ये हो गया वैल्यू ऑफ दिस, ओके। यहाँ से आ जाएगा आयोटा लॉग आयोटा, ठीक है, आयोटा लॉग आयोटा हो गया, और ये हो गया आयोटा और लॉग आयोटा को लिख दिया ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है ना, ठीक है। और ये आ गया आई स्क्वायर माइनस और माइनस पाई बाई टू, और कॉस माइनस पाई बाई टू कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, ये ठीक है। तो ये कहना है कि पहला वाला इसका मतलब गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। तो ये कहना है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो सेकंड वाला करेक्ट है, ओनली टू आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो है ये बी सी डी आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है, इफ द लाइन y minus 1 is equal to mx minus 1 cuts the circle this at two real points, then the number of possible values of m will be what। यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का सर्कल है, और ये जो लाइन है ना इसको दो पॉइंट्स पे कट करता है। दिस लाइन कट्स द सर्कल एट टू रियल पॉइंट, दो रियल पॉइंट पे कट करता है। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, ये कॉर्ड का काम करेगा, ठीक है ना। ये कॉर्ड का, कॉर्ड नहीं कह सकते, सेकेंड का काम करेगा कह सकते। इसका मतलब ये होगा, अगर ये सेकेंड है इसका मतलब ये होगा इसका सेंटर सर्कल का कितना है, जीरो जीरो। सर्कल के सेंटर से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, पे हम लोग क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। सर्कल के सेंटर से इस पर क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, रेडियस से कम होगा। ये रेडियस से क्या होगा, कम होगा। और लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, लाइन का इक्वेशन है एम एक्स और माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई और माइनस एम और साथ में प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, है ना, किससे, जीरो जीरो से, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर, यक्स जहाँ पर रखेंगे जीरो, वाई जहाँ पर रखेंगे जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 माइनस एम, और अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट में, और ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस है 2, इसका रेडियस है 2, इसका मतलब ये 2 से कम होगा, क्योंकि रेडियस सेंटर, अगर ये सेंटर है तो रेडियस तो यहाँ तक आएगा ना, तो इसका मतलब ये रेडियस से कम है, ठीक है। तो क्या मिला हमें यहाँ से, हमें यहाँ से मिल गया अंडर रूट 1 माइनस एम, रूट 1 सॉरी मॉड ऑफ 1 माइनस एम विच लेस देन, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये मॉड हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m, और ये आ जाएगा लेस देन, ये कितना आ जाएगा 4, और कितना आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस 2m इज लेस देन 4 प्लस 4m स्क्वायर। यहाँ से हमें 4m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 3m स्क्वायर, और ये माइनस 2m है तो राइट में गया तो प्लस 2m, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ये आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका ए तो पॉजिटिव है, इसका ए पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 या 12 36, क्या आ जाएगा माइनस 32 विच इज लेस देन 0। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और इसका एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा, मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r, और ऑल m बिलोंग्स टू r, है ना। इसका सोल्यूशन क्या होगा, m बिलोंग्स टू r होगा। इसका मतलब इसमें कितनी m की वैल्यूज मिलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ, ठीक है। कहा जरा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, सम ऑफ कोफिशिएंट जब भी निकालना हो तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ क्या पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमें कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 3 रेज टू कितना आ जाएगा 15।
ये आ जाएगा 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है -1, तो -1 × 15 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। -1 के साथ ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। अदर ए बॉक्स कंटेन्स 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल बीइंग्स ऑफ द सेम कलर, बोथ बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम कलर। 2 बॉल इसमें से निकाला गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 3 7, टोटल कितना 7 है, तो हम 7C2 तरीके से 2 बॉल निकाल सकते हैं। इतने ही एलिमेंट आपके पास कितने आएंगे, सैंपल स्पेस में आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो सेम कलर क्या आने चाहिए, तो या तो क्या आ जाए बताइए, या तो हमारे पास क्या आ जाए 4C2 आ जाए, ठीक है, 4C2 हमारे पास आ जाए, और या तो हमारे पास कितना आ जाए 4C2 हमारे पास आ जाए, और या तो हमारे पास 3C2 आ जाए, ठीक है ना। 4C2 और प्लस या तो क्या हो सकता है, इसमें से 2 बाल निकाले, सेम कलर का बाल आना चाहिए अपॉन 3C2, और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7C2। 4C2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4C2 का मतलब 4/2 3/1, और प्लस 3C2 का मतलब 3C1, 3C1 का मतलब 3 हो जाएगा, 7C2 का मतलब कितना हो जाएगा 7/2 6/1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 3 जा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 3 से कट कर देते, 3 3 जा 9, 3 7 जा, कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100, कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक डिटर्मिनेंट दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, पूछा जा रहा है एफ डैश π/6 की वैल्यू 9/8 आएगी, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट दिया गया, फिर से डिटर्मिनेंट दिया गया है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, और कह रहा -1/3 आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड कर देते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये छोड़ दिया हमने, तो ये आ गया 0 माइनस कॉस स्क्वायर, या माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर प्लस -1 2, तो छोड़ दिया, कितना आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास माइनस कॉस क्यूब एक्स, और कितना हो गया -1 आ गया, का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, एफ डैश एक्स, तो ये कितना आ जाएगा -3 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का फिर से कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन एक्स 1 का 0 आ जाएगा। अब इसी में मुझे क्या रखना है, इसी में मुझे निकालना π/6, यक्स यहाँ पर रखना π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, यहाँ पर रख दें cos 30, cos 30 मतलब √3/2, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4, sin 30 कितना आता है 1/2, कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू 9/8 आएगी, इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट के लिए दूसरे डिटर्मिनेंट को देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। कैंडिडेट कभी कभी जल्दी में ना बस एक लाइन मिला लेते हैं, तो हाँ ये तो ठीक है, ये तो वही है, तो ये तो इतना ही आया था, है ना, तो ऐसा नहीं है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सेकंड रो में 0 है, यहाँ पर सेकंड रो में 2 cos x है, तो ये अंतर है, इसको दोबारा आपको फिर से एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले को अगर मैं एक्सपेंड करूँ, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा cos x इंटू, तो छोड़ दिया कितना हो गया 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स -1, फिर कितना आ जाएगा -1 इंटू, इसको छोड़ दिया कितना आ जाएगा, इसको छोड़ 2 cos x, 2 cos x आ जाएगा, 2 cos x कितना मिल जाएगा हमारे पास 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स और माइनस cos x -2 cos -3 cos x, 4 cos क्यूब एक्स -3 cos x, ये किसका फार्मूला है, ये cos 3x का फार्मूला है, ये किसका फार्मूला, ये cos 3x का फार्मूला है। अब हम इसको इंटीग्रेट करना 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें किसको, cos 3x dx को, cos 3x का कितना आ जाएगा sin 3x आ जाएगा, और फिर 3 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और लिमिट कितना रखना है 0 to π/2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3, और π/2 रखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, sin 3 π/2, sin 3 π/2 कितना आता है अभी, ये हो गया 0 -1, मतलब -1 आता है, क्या आ गया -1, और साइन 0 तो 0 ही होता है, कुल मिला के आ जाएगा -1/, कितना आ जाएगा -1/, तो क्या इसकी वैल्यू कह रहे हैं -1/3 आएगी, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। कहा जा रहा अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, देन
द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आस्ट व्हाट, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक बात है। तो देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए काम करते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले P प्लस C प्लस A है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस को लगाते हैं, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कुछ ऑपरेशंस को लगा देते हैं। कौन से ऑपरेशन को लगा दिया जाए, तो हो जाएगा हमारे पास P प्लस C। इसका डिटर्मिनेंट पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा बन जाएगा, अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इन्होंने दे दिया है तो ये बन जाएगा 1 1 1, और इसको बना देते हैं B भी A के बराबर है, C भी A के बराबर है, मतलब कितना आ गया 2A, ये भी कितना आ गया 2A, ये भी कितना हो गया 2A। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा A स्क्वायर, सब A के बराबर, A B C सब बराबर है, क्या आ जाएगा A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, क्या आ जाएगा। एक ऑपरेशन लगा देते हैं हम लोग कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2A R2, ये लगा सकते हैं, और R3 इज रिप्लेस्ड बाई 1/A स्क्वायर R3। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज 1 1 1, 2A से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1, 2A स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 1 1 1। ठीक है, अब ऑपरेशन कौन सा लगा देते हैं, अब हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं R3 R2, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। तो हमारा जो A है किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा 1 1 0 1 1 1, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0। ठीक है, इसका इसमें पाइवोट एलिमेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा जा रहा है इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमको दिया गया XI, और यहाँ पे क्या दिया गया FI। XI में क्या दिया गया 8, फिर 10, फिर 15, और फिर यहाँ पर 20, और जो FI है वो कितना 5 है, 8 है, फिर 8 है, और कितना 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम कौन सा बनाएंगे, FI XI का बनाएंगे, कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 120, और ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं इसको, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 0, और ये 8 और 2 10, 10 और 8 18, और 4 22, अच्छा 2 2 और 1 कितना होगा 3, 320 आ जाएगा। और सिग्मा FI हमारे पास कितना आ जाएगा 4 8 4 12 8 20 5 25 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकालना था, इसका मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा FI XI और डिवाइडेड बाई कितना होता है सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI हमारे पास कितना आ गया 320, और डिवाइडेड बाई कितना करना 25। ये 25 से कम 25 बचा 7 70, और 30 दूना 50, हाँ 12 पॉइंट, हाँ 12 पॉइंट आएगा। तो 20 में अगर भाग दे दिया तो 25 से कम 25 बचा 7 70, 25 दूना 50 20, 12.8, 12.8 के साथ कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 103 है। मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मिलाना है, ये करना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। मतलब जब तक इसमें आपको चारों के चारों ऑप्शंस की सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज ये पूछी गई कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर तो पूरी दुनिया को मालूम है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई टाइम्स डेल बाई डेल एक्स, जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई, के टाइम्स डेल बाई डेल जेड। मतलब डी को 2 से मिलाना, डी को 2 से किस में, D2 है, हाँ D2 है, हाँ D2 है, बिल्कुल। अभी कुछ नहीं कंक्लूजन पे निकले हम लोग। ठीक है, कर्ल का मतलब होता है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। कर्ल का मतलब होता है कर्ल, किसी भी क्वांटिटी का कर्ल निकालेंगे आप, इसका मतलब होता है डेल क्रॉस एफ होता है। जैसे भी का निकालना है तो डेल क्रॉस भी आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, का मतलब कर्ल को इससे मिलाना है, कर्ल को आपको इस। ठीक है, इसका मतलब ये होगा सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट फर्स्ट, इसमें नहीं है सी का फर्स्ट, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, सी और डी गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेडियंट निकालें, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट आता है, डाइवर्जेंस में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। इसका मतलब क्या होगा, बी को 4 से मिलाना है, बी को 4 से इसमें है, ए वाले में है, और इसमें बी में 4 नहीं है, इसका मतलब ये भी गया। बचा क्या हमारे पास, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ये, ग्रेडियंट आ का मतलब हो गया ये हाल आ गया, मतलब ए का कितना होगा, थर्ड हो गया, ए का थर्ड आ रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन। आ जा रहा है 0 to 1 और x 1 माइनस एक्स रेस टू n क्या होगा, ठीक है। और ये हमको इसको लिख देता है i इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ पुट कर देते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो अगर इसको हम पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, एक्स जब रखना है a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 1 माइनस, जहाँ x है वहाँ पे लिख देना 1 माइनस है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देना 1 माइनस है, होल टू द पावर n dx। यहाँ से आप देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये x की पावर n आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा x की पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। और लिमिट तो हमारी वही रहेगी, कितनी 0 to 1 होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 0 to 1 एक्स की पावर n dx, और ये आ जाएगा माइनस 0 to 1, और ये कितना आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 dx आ जाएगा। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट कितना आ जाएगा 0 to 1, और माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट फिर से कितनी आ जाएगी 0 to 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1 पुट कर देंगे तो 1 बाई n प्लस 1, और माइनस यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1 अपॉन n प्लस 2। कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 का जरा एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस हैज टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इतना है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इतना, पी बी कॉम्प्लीमेंट इतना, ए यूनियन बी निकालना है। तो अगर हम लोग बात कर लें कि पी ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3, का मतलब पी ए हमारे पास कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास पी बी के कॉम्प्लीमेंट की अगर बात कर लें, बी कॉम्प्लीमेंट कितना 1/3, इसका मतलब जो पी बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 2/3। अब हमें निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है हमारे पास पी ए यूनियन बी का, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारे पास होता है पी ए और प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम लोग बात करें कि पी ए कितना हमारे पास है, पी ए है 2/3, पी बी कितना है 2/3, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पी इंटरसेक्शन बी हमें दिया है 1/2 दिया गया। तो 2/3 मतलब 4/3 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 मतलब 8 माइनस 2 3 जा मतलब 6, 8 माइनस 3 का मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5/6 हमारा आंसर आ जाएगा। 5/6 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 10/12 आ जाएगा। 10/12 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 करा विच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 101/625, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये जीपी है, जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, और जो इसका कॉमन रेशियो है √5/5 मतलब कितना हो जाएगा 1/√5/5 का मतलब कितना आ जाएगा 1/√5 आ जाएगा। कौन सा टर्म ये है, तो मान लेते हैं nth टर्म है, nth टर्म का फार्मूला कितना होता है ए आर की पावर n-1, यह आ गया 1/625, और ए कितना हमारे पास है, ए है हमारे पास 5 है, और इंटू ये कितना आ जाएगा 1/√5 टू द पावर कितना n-1, 5 को इधर दे दें कितना हो जाएगा ये 3125, और ये है 1/√5 टू द पावर कितना n-1। 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 को हो जाएगा 25 25 1/5 की पावर 5, 1/5 की पावर कितना हो जाएगा 5, इसको भी आप 1/5 के टर्म में अगर लिख दें कितना आ जाएगा 1/5 की पावर n-1/2, √5 को लिख सकते हैं ना 5 की पावर 1/2, n-1/2 कंपेयर कर देते हैं दोनों तरफ, ये आ जाएगा n-1/2 इज इक्वल टू 5, यहाँ से n इज इक्वल टू 10 + 1 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन से होंगे, है ना। तो एफ आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये इंटीजर पॉइंट्स पे क्या होता है, इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सारे रियल नंबर पर डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं ये तो बात गलत है। ये कह रहे हैं ओनली निगेटिव इंटीजर्स पे होगा, गलत बात है। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, गलत बात है।
अगर एवरी इंटीग्रल नंबर पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये सही बात है। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा? एवरी इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। कहा जा रहा कि एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² इज इक्वल टू 0, तो ये ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड में 2 टाइम्स अंडर रूट h² माइनस AB अपॉन A प्लस, ये इसका फार्मूला होता है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है -6, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? -6। वाई स्क्वायर के आगे लिखा हुआ बी, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के आगे लिखा है 1, तो मतलब बी की वैल्यू 1 है। एक्स वाई का ऑप्शन 2h होता है, तो यहाँ पे 2h इज इक्वल टू कितना? -1, मतलब एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना? -1/2 है। तो पुट कर देते हैं, तो मॉड ऑफ में 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर का मतलब हो गया 1/4 माइनस ए बी का मतलब कितना हो गया? +6 हो जाएगा, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 25/4, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2, और नीचे गिर जाएगा -5। तो ये हमारे पास ये 2 कट गया, 5 से कट गया, मतलब मॉड में -1 बाहर आ जाएगा तो 1। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4। 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ, ठीक है। कहा जा रहा है कि फॉर दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। एक असर्शन एक रीजन है, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, और क्या जो है जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है, ये क्वेश्चन है हमारा। असर्शन में क्या कहा गया कि इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इवन फंक्शन आएगा। अगर एफ ऑफ एक्स कैसा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन कैसे होता है? एफ ऑफ -x इज इक्वल टू कितना होता है? -fx होता है। तो चलिए इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये आ जाएगा एफ डैश -x, और -x का फिर से करेंगे तो आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एफ डैश -x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसका मतलब जो ये एफ डैश फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो एफ डैश मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कैसा है? इवन फंक्शन है। वो कैसा है? इवन फंक्शन है। यही कहा था इन्होंने, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव करिए तो वो इवन फंक्शन आएगा। वैसे भी आप कोई भी ऑड फंक्शन ले लीजिए, कोई भी ऑड फंक्शन आप ले लीजिए, जैसे x³ ऑड फंक्शन है, जब आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x² आ जाएगा, जो कि कैसा फंक्शन आ जाएगा? इवन फंक्शन आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक है। ये कह रहे हैं, अब दूसरा कह रहे हैं कि उल्टा पूछ रहा है कि अगर एफ डैश एक्स इवन फंक्शन हो तो क्या एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स को इवन बनाना है और एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। चलिए एक फंक्शन में ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस सी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस सी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 3x²। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या क्लेम कर रहे हैं? कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स कैसा है? इवन फंक्शन है। चलिए ये शर्त पूरी हो गई कि एफ डैश एक्स क्या है? इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एफ डैश एक्स इवन फंक्शन है तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो ऑड फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। क्या ये ऑड फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन होता है, लेकिन इसमें सी प्रॉब्लम कर रहा है। सी क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब आप इसमें रख भी दीजिए एक्स, जहाँ पे -x, तो कितना हो जाएगा? -x का क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा? c, मतलब कितना हो जाएगा? -x³ प्लस c। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं -fx लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ सही नहीं है ना। आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर मिल जाएंगे। अगर हम सिर्फ इतना ही ले लेते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है? x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 3x²। तो डेरिवेटिव इवन है और फंक्शन कैसा? ऑड है। डेरिवेटिव इवन, फंक्शन ऑड है, यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन हर केस में सही होना चाहिए। आप एक भी एग्जाम्पल ऐसा खोज लिए जहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम लोग फॉल्स में रखेंगे। तो 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज व्हाट? फॉल्स। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का? इसका ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? इसके इलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? इलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में कहा गया है कि ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, देन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी एट 1 0 -2 क्या होगा? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है।
हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, आई जे के, और सेकेंड रो में ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, और फिर जे कितना है, -2 एक्स जेड क्यू, एक्स जेड क्यू, और के कितना है, के कितना एक्स जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर है। और बी कितना हमारे पास है, बी हमारे पास है 2z, आई का कंपोनेंट कितना है 2z, और जे का कंपोनेंट कितना y, और के का कंपोनेंट कितना -x इसको। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ये आपका आ जाएगा आई आई कैप, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x³ z³, ठीक है, 2x³ z³ माइनस 2x³ z³ ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, और माइनस इसी तरीके से आप इसको ओपन कर लेंगे, इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया हमने इसको, ठीक है। और ओपन करने के बाद एक बार इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, वाई के रेस्पेक्ट में, फिर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 0 -2 की हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जब पुट करेंगे तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा -4i कैप -8j कैप, -4i कैप -8j कैप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -4i कैप -8j कैप के साथ सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 का जरा एक मैट्रिक्स एक्स है, उसमें इतने से मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आंसर आया, पूछा जाए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा। तो पहले तो इसका ऑर्डर देख लीजिए, इसका ऑर्डर कितना 1/3 है। इसका मतलब ये जो एक्स है उसका जो कॉलम 1 होगा, और चूंकि यहाँ पे कितने का बन रहा है 3/3 का, इसका मतलब ये 3 होगा। मतलब जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो 3/1 की होगी, 3 रो होगा 1 कॉलम होगा। मैं एक्स को मान लेता हूँ, एक्स ऐसा होगा, 3 रो और 1 कॉलम होगा, 3 रो और 1 कॉलम, एक्स ऐसा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी में, और हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कितने से, 1 5 -3 से। तो कितना आएगा ये, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा 5a, फिर कितना हो जाएगा -3a, फिर बी से करेंगे कितना हो जाएगा b, ठीक है 5b, कितना हो जाएगा -3b, फिर सी से करेंगे c 5c, और -3c। और राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स कितने के बराबर दी गई है, कि दिया गया 3 15 -9 2 10 -6 और -1 -5 और 3 है। ठीक है, तो अगर हम लोग तुलना कर दें यहाँ से, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और बी हमारा कितना आ जाएगा 2, और सी हमारा कितना आ जाएगा -1। 3 2 -1 के साथ 3 2 -1 3 2 -1 के साथ बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर द पोल ऑफ द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट। पोल निकालना है इसका। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके पोलर का इक्वेशन लिखते हैं, है ना। इसके पोलर का इक्वेशन अगर हम लोग लिखें, मान लीजिए x1 y1 z1 पे इसके पोलर का इक्वेशन लिखें, तो कितना हो जाएगा, x(x1) + y(y1) + z(z1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। और यही पोलर का इक्वेशन है ना, यही पोलर का इक्वेशन है। क्या दिया गया है इसमें, lx + my + nz इज इक्वल टू p। तो ये दोनों इक्वेशन सेम सेम है, तो इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं हम लोग। कंपेयर कर दें अगर, तो x1/l इज इक्वल टू y1/m इक्वल टू z1/n इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन p आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी l/p a स्क्वायर, l/p a स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/p a स्क्वायर, और z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/p और a स्क्वायर। तो हमारा जो पोल है वो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग पोल इसका लिखना चाहें तो वो आ जाएगा l/p a स्क्वायर, ठीक है, और आ जाएगा m/p a स्क्वायर, और आ जाएगा n/p और साथ में a स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा, l/p a स्क्वायर, m/p a स्क्वायर और n/p a स्क्वायर के साथ सी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। अगर होल एरिया सराउंडेड बाय दिस कर्व, ये जो कर्व दिया गया है ना आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है, और इसका होल एरिया निकालना है। देखिए इसके लिए जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई और xt इंटू वाई डैश टी डी टी, वाई डैश टी डी टी। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग रख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 2 पाई,
और एक्स टी हमारे पास कितना है, ए कॉस क्यूब टी, ठीक है, ए कॉस क्यूब टी, और वाई डैश टी करेंगे तो ये आ जाएगा 3b, और 3b और कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का कितना आ जाएगा कॉस टी, और कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो 3ab ये सब बाहर हो गया, ये होगा 0 से 2 पाई, कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 4 बार हो गया, साइन 2 बार हो गया, साइन स्क्वायर टी, और कितना हो जाएगा कॉस की पावर कितना हो जाएगा 4t, और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि अब इस इंटीग्रेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/8 पाई ए बी का आंसर आएगा, 3/8 पाई ए बी का आंसर आ जाएगा, मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 115, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंस का, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें, ठीक, डाइवर्जेंस के फार्मूले की बात करें तो डाइवर्जेंस का एक फार्मूला मैंने आपको रिवीजन वाले चैप्टर में करवाया था। डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन, और यहाँ पे वेक्टर आर लिखा रहे, ये आता है n+3 आर की पावर एन, n+3 आर की पावर एन आता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग किसी को भी चेक करना चाहें, मान लो बी को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ सिर्फ आर वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब आर की पावर यहाँ पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा, एन की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ लिखेंगे 0+3 मतलब 3 आ जाएगा, और आर की पावर 0, आर की पावर 0 1 होता है, मतलब इसका आंसर 3 आएगा। इसका आंसर 3 आएगा तो ये तो करेक्टली मैच्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाइवर्जेंस का एक सवाल ये भी है, जरा इसको भी करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया डाइवर्जेंस ऑफ, क्या लिखा गया, आर कैप, आर कैप को क्या लिखा जा सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, इसको थोड़ा और ढंग से लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर कितनी हो जाएगी, -1, और वेक्टर आर हो जाएगा। अब इससे मैचिंग हो जाएगा फार्मूले से, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे -1+3, और कितना आ जाएगा आर की पावर कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा 2/r, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आ रहा 2r, इसका मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी सब ऑलरेडी जो है डाइवर्जेंस कर्ल की वैल्यू 0 आती है, ये तो पता ही है आपको, कर्ल लिया जाए उसके बाद डाइवर्जेंस लिया जाए आंसर 0 आता है, मैच है, ये भी मैच है। कौन सा मैच नहीं है, ए वाला मैच नहीं, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। कहा एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो हम लोग बात कर लें अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की अगर हम लोग बात कर लें, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 n स्क्वायर माइनस n, ये आ जाएगा हमारे पास 2 n स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 - 3, 9 - 3 मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64 इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया ए इतना है बी इतना है, देन कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। पूछ रहा कौन सा इनकरेक्ट है। कभी ध्यान रखना, कभी कभी वो इन करेक्ट ना पूछ के इनकरेक्ट पूछ देते हैं, और हम सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, हम सोचते हैं करेक्ट ही पूछा होगा। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये करें ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, आप इसको जो है चेक कर लीजिए। ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, आई और जे और यहाँ पे के, और ए की 2 1 3 और बी की वैल्यू कितनी है 3 5 -2। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आई के साथ कितना आ जाएगा -2 -15 -17 आई कैप, और माइनस जे के साथ कितना आ जाएगा -4 और -9 -13 मतलब +13 जे कैप, और प्लस के कैप के साथ कितना आ जाएगा 10 -3 मतलब 7 के कैप आ जाएगा। ये आ गया ए क्रॉस बी। और ए डॉट बी की अगर हम लोग बात करें, ए डॉट बी कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 और 5 11, 11 -6, 11 -6 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इतना आ रहा है, ए डॉट बी इतना आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मॉड अगर इसका निकाल दें ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का अगर हम लोग मॉड निकाल दें तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 289 और 169 और 49 जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 9 9 18 9 3 27 बचा 7 4 2 4 2 6 6 12 8 20 4 2 2 1 3 2 5 अंडर रूट 507, अंडर रूट 507, अंडर रूट 507 तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट 507 तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सही है। इसका मतलब ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 71 बोल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट 507 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। और कौन मतलब ये दो सही है, एक गलत है, ये पूछ रहे हैं कौन सा गलत है, तो थर्ड वाला गलत है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 118 में कहा जा रहा है मीन ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के क्यूब का मीन निकालना है ना। मीन ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब, ये हो गया। और कितने नंबर? 10 नंबर, इसे डिवाइड कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। तो ये कितना आ जाता है? एन एन प्लस वन, इसका फार्मूला क्या होता है? एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो 10 हो गया 10। और एन प्लस वन मतलब 11/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना? 10 है। ये कितना आ जाएगा? 55 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 55 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 302.5। 302.5 ये हमारे पास आ जाएगा 302.5। ठीक है, तो ये किससे मैच हो जाएगा? हमारा ये वाला इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, ए वाला किससे मैच हो जाएगा? 4 से मैच हो जाएगा। तो ए 4 किस में है? ए इसमें तो 3 है, ये तो गलत हुआ, ए वाला तो गलत हो गया। ठीक है, और ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें नहीं है, सी वाला भी गया, डी वाला में 4 है। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू वाट? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस लेके कितना 100 तक इसका सम, और डिवाइडेड बाय कितना 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? एन एन प्लस 1/2 आ जाएगा, मतलब 100 एन एन प्लस 1/2, और ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 पच्चे 10, 1 2 पच्चे 10, 50.5। बी किससे मैच हो जाएगा? 3 से मैच हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, बी 3 से, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अभी तो हम डिस्कार्ड नहीं कर। मीडियन की बात कर लेते हैं, तो इसको अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन सबसे छोटा कौन सा है? 16। उससे बड़ा कौन सा है? 17 दो बार है, 17 दो बार है। फिर 18, 18 एक बार है। ठीक है, फिर 18 के बाद कितना आ जाएगा? 29, 25 आ जाएगा, 25। फिर कितना हो जाएगा? 25 के बाद 29 और 36, 29 और 36 कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है तो इसका चौथा टर्म होगा हमारा मीडियन, 1 2 3 4 18 मीडियन हो जाएगा इसका। इसका मतलब सी किससे मैच हो जाएगा? सेकंड से मैच हो जाएगा। तो सी सेकंड से मैच यहाँ पे, सी सेकंड से मैच डी वाले में, इसमें नहीं है, इसका मतलब बी वाला भी गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। कहा जा रहा है u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, तो डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या होगा? चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं फटाफट, पहले जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल जेड कितना आ जाएगा? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इसको जेड के रेस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ठीक है, दोबारा हम लोग इसको क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं, बल्कि हम लोग इसको बोल देते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एक्स वाई तो हो ही गया और ये यू बन गया हमारे। अब हम दोबारा इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? डेल टू यू अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल वाई और डेल जेड करेंगे। ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, दो फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन ही ये फंक्शन ही। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स वाई, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डेल यू अपॉन क्या करना है? डेल वाई करना है। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन यू और इसका फर्स्ट फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, और डेल यू बाई डेल वाई करेंगे यहाँ पे, तो डेल यू बाई डेल वाई कितना आ जाएगा? इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये आ जाएगा ई की, पहले तो एक्स वाई तो पहले से है, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स जेड और आ जाएगा इसमें, और कितना आ जाएगा? ई की पावर एक्स वाई जेड मतलब यू आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा? प्लस यू एक्स आ जाएगा। ठीक बात है, तो इसमें से हम लोग चाहे तो यू कॉमन कर लें। अब भीतर हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस कितना आ गया? एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस एक्स आ गया। दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डेल टू यू अपॉन, अब डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड के रेस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन ले लेंगे, ये होगा फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा इसका? एक्स के रेस्पेक्ट में 2x वाई जेड और एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? +1। फर्स्ट फंक्शन डिड सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस एक्स, और इसको फिर से हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, ये आ जाएगा u, और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा। तो हम लोग इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं? u कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 2x वाई जेड +1 प्लस यहाँ पे वाई जेड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू यू। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस, और फिर कितना आ जाएगा? 2x वाई जेड और 1x वाई जेड, कितना हो गया? 3x वाई जेड, 3x वाई जेड, और फिर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर।
तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यू 1+3x/z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, अगर इफ फंक्शन f फ्रॉम 2 to infinity to a डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, देन सेट a इज इक्वल टू व्हाट। सेट a को अगर निकालना है तो इसका मतलब है इसका रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। कोडोमेन कितना है इसका, a है, तो इसका मतलब रेंज निकालना है। इसका रेंज अगर हम निकालना चाहे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स कितना आएगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका वर्टेक्स आएगा -b/2a और -d/4a। इसका वर्टेक्स आ जाएगा -b/2a -d/4a। तो कितना आ जाएगा, -b/2a की बात करें अगर तो माइनस मतलब 4/2 मतलब 2 पे आएगा, और 2 रख दें तो 4 4 9 9 में 60 का 1, हाँ ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 2,1 आ जाएगा। ठीक है, यक्स ये हो गया 2 और ये 1, यहाँ पे इसका वर्टेक्स आएगा, मतलब पैराबोला कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो अगर इसको हमको क्या करना है, इसकी मिनिमम मतलब y की जो मिनिमम यहाँ पे यक्स, देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, यक्स हमारा क्या है, देखिए ये यक्स हमारा डोमेन यही है ना, यक्स हमारा क्या है 2 से बड़ा है, यक्स हमारा 2 या 2 से बड़ा है, तो यक्स जब हमारा 2 या 2 से बड़ा है तो यही तो आएगा ना फंक्शन, यही तो पोर्शन आएगा, यही पोर्शन आपको लेना है। ठीक है ना, तो 2 पे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया 1 से लेकर, ये 1 से लेकर कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, तो जो ए हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो 1 से इन्फिनिटी तक के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,